हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, अभी कुछ दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, ठीक है, जिस वजह से आपको क्लास नहीं मिल पाई। बट अब सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी पूरी तरीके से तो ठीक नहीं हो पाई है तबीयत, लेकिन फिर भी अब करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ 17 दिन बचे हुए हैं हम लोगों के पेपर के, तो इसलिए बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तबीयत अपनी जगह पे है, ठीक। देखिए, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और जो पेपर हुआ था 2019 में, या उसी का पेपर हम लोग करने वाले हैं, ठीक। ऐसे ही आपको रोज़ मिल जाएगा। बाकी मैंने अपने जो चैनल पे पोल डाल रखा है, आप उस पे बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए है, लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास या दोनों चाहिए। अगर दोनों चाहिए तो मैं दोनों भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। बाकी अगर आपको लाइव क्लास चाहिए या मतलब रिकॉर्डेड क्लास इस तरीके से सेट प्रैक्टिस सेट पेपर चाहिए तो वो भी मिलते रहेंगे। चलिए, पहला देखिए, किसी फाइबर रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। किस फाइबर रेशे को गोल्डन फाइबर रेशा कहा जाता है? देखो, ये होता है हमारा जूट, ठीक। देखो, जूट जो है इसी को गोल्डन फाइबर रूप के में जाना जाता है। जूट जो होता है ये अपने चमकदार जो है भूरे रंग के कारण जो है ये इसको फाइबर रूप गोल्डन फाइबर जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है कि अंडमान और निकोबार द्वीप में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए देखिए, किस नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा कि इंडिया में कहा जाता था काले पानी की सज़ा दे दी जाएगी, तो ये काले पानी की जो सज़ा थी इस सेलुलर जेल को ही कहा जाता था कि काले पानी की सज़ा दे दी जाए। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई जेल है, तो इसलिए इसको काले पानी की सज़ा कहा जाता था, ठीक। दूसरा सही हो जाएगा। चलिए, फिर लिखा है भारत में राज्यसभा का एक पूर्ण सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। देखो, जो राज्यसभा का पूर्ण सदस्य होता है वो 6 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन हर 2 साल पर जो पुराने कैंडिडेट्स होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं। रिटायर होने का मतलब उनकी सदस्यता खत्म होती रहती है, फिर यह है नए चुने जाते रहते हैं। तो जो इनकी जो वैलिडिटी है वो 6 साल की है, लेकिन हर 2 साल पे इन लोगों की संख्या को कम किया जाता रहता है, मतलब वो रिटायर होते रहते हैं। हिटलर किस देश का तानाशाह था, ठीक। देखिए, हिटलर जो था सॉरी, जर्मनी का तानाशाह था, ठीक। देखिए, ये 2019 का पेपर है और पेपर लगभग ऐसा ही आता है। पेपर में बहुत ज़्यादा टिपिकल या इस तरीके से नहीं होता, बस मैथ थोड़ी सी टिपिकल पूछते हैं। बाकी आपको सारे सब्जेक्ट इसमें सरल मिलेंगे, तो मैथ पे ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि आपको मैथ ही आपको मेरिट में बनाती है और मैथ आपको मेरिट से बाहर भी करवाएगी। तो इसलिए जो है इसमें मैथ का विशेष ध्यान रख के काम कीजिएगा। चलिए, फिर लिखा हुआ है पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। चलिए देखिए, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। चलिए देखिए, ऑप्शन 1576, 1526, 1556 और 1781, ठीक। तो देखो, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। ये इसमें किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक। चलिए आगे देखिए, फिर लिखा हुआ अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? भारतीय रेल, स्वच्छ भारत अभियान, भारतीय पर्यटन या एयर इंडिया। तो अतुल्य भारत किसकी जो है, तो ये टैगलाइन हमारी है भारतीय पर्यटन की। जहाँ भी आपको लिखा होगा, जितने भी पर्यटन स्थल होते हैं वहाँ पे एक बाहर आपको स्लोगन ये लिखा जरूर दिखाई दे जाएगा, और ये इसीलिए बनाया गया था कि अतुल्य भारत यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया। बिहू का त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू कहाँ की बिहू होती है? ये असम की बिहू होती है, यानी कि असम की बहू से याद रख सकते हैं आप कि असम की बहू होती है, यानी कि बिहू त्यौहार कहाँ का है? तो असम का है, ठीक है। असम, ये मनाया कब जाता है? जब हम असम में जो है फसल कटाई जो है होती है, तो उसके अंत में जो है बिल्कुल ये तब मनाया जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अप्रैल, अक्टूबर और जनवरी ये 3 बार मनाया जाता है। इनके नाम अलग अलग होते हैं। अप्रैल में बोहाग बिहू बिहू कहा जाता है, अक्टूबर में जब फसल कटाई होती है तो उसको कट बिहू, और जनवरी में जो होता है वो भोगाली या माघ बिहू, ठीक। ये इस तरीके से नाम आप याद रख सकते हैं। चलिए, फिर देखिए 8वां क्वेश्चन, लिखा हुआ बगदाद किस देश की राजधानी है? तो देखो, बगदाद जो है वो हमारी इराक की राजधानी है, ठीक। याद रखिएगा। इसमें बाकी देखिए थाईलैंड लिखी है, तो ये बैंकॉक। चलिए, थाईलैंड, एक सेकंड लिख देते हैं, थाईलैंड है, ठीक। बैंकॉक, फिर सोमालिया है, ये मोगादिशु की है,
ठीक, ये मोगादिशु की है। और मंगोलिया उलन बटारा, सॉरी देखिए मंगोलिया में लिख दिया। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटारा। ठीक, उलान बटार। और मोगादिशु, इसकी क्या है? मोगादिशु। ठीक, चलिए देखिए, फिर अब आते हैं पंचतंत्र किसने लिखा है। तो पंचतंत्र हमारा किसने लिखा है? ये विष्णु शर्मा जो हैं, इसके लेखक हैं। ठीक, ये आपने बचपन में कभी देखा होगा कि आपको पंचतंत्र की कहानियाँ डीडी वन पे आया करती थी। सॉरी, विष्णु शर्मा पे लगाना था, विष्णु गुप्ता पे लग गया। ठीक, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। फिर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा, चलिए देखिए। ठीक, सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है वो क्या कहलाती है, उसको क्या नाम दिया गया था? तो देखिए, सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा थी वो थी प्लेइंग इट माई वे। ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए, ठीक, देखिए इनकी आत्मकथा जो है, आत्मकथा तो आपको पता ही होगी ना कि कौन लिखता है। आत्मकथा वही होती है जो स्वयं के जीवन पर आधारित अपने आप से लिखी गई हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ अकबर महान के दरबारी सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो देखो, जो बीरबल थे उनका नाम था महेश दास। चलिए आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता होगा बहुत अच्छे से, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर देखिए, जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो देखो, जो जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन थे? ये दीपा कर्माकर थी। दीपा कर्माकर ही ऐसी हैं जो अभी तक, जो ये कह सकते हैं कि इन्होंने अभी तक पहला जो जिम्नास्टिक हैं जिन्होंने कोई ऐसा पदक जीता हुआ है। चलिए 14वां देखिए, लिखा हुआ है किस मुगल शासक ने न्याय की सुविधा के लिए एक बेल ऑफ जस्टिस, न्याय की घंटी बांधी थी? तो कौन थे? चलिए देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए जो 14 नंबर है, यानी कि इसमें जो है किसने न्याय की घंटी बांधी थी? तो देखो, जो न्याय की घंटी थी, बेल ऑफ जस्टिस, ये जहांगीर ने बांधी थी। 1605 से लेकर जहांगीर ने शासन कब किया था? 1605 से लेके 1627 तक। ठीक, चलिए आगे देखिए। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में क्या एक बाइट के बराबर होता है? अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर के इतने प्रैक्टिस सेट कराए हैं यूपीपीसीएल के लिए, तो ये तो बहुत सरल सवाल है कि एक बिट एक बाइट की एक, यानी कि कितने बिट एक बाइट के बराबर होता है? तो 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। चलिए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता? देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये 1913 में पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। किन्होंने जीता था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीता था। इन्होंने गीतांजलि के लिए जीता था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? ठीक, इन्फ्लुएंजा, एथलीट फुट, हेपेटाइटिस, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एथलीट फुट जो है ये हमारा एक तरीके का फंगस है। ठीक, ये वायरस नहीं है, ये फंगस है। चलिए 18 नंबर, कौन से विकल्प भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन घटनाओं को सही क्रम में प्रतिनिधित्व करते हैं? चलिए देखिए कि इनका सही क्रम क्या हो जाएगा। चलिए, लिखा हुआ है लाला लाजपत राय की मृत्यु, फिर चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग नरसंहार, मुस्लिम लीग का गठन। चलो देखो देखो, जो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी, अच्छा इसके ईयर्स दिए नहीं है क्या? ओह सॉरी, शायद मिसप्रिंट हो गया। चलिए कोई नहीं, मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। अच्छा, ईयर्स नहीं होंगे, इसका मतलब है कि ये इनको बताना था कि ये पहले घटना कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, सबसे लास्ट में। ठीक है, चलिए समझने में मिस्टेक हो गई। तो देखो, जो सबसे पहले हुआ था वो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन हुआ कब था? ये हुआ था, चलिए इसको पहले हटाते हैं। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था ये 30 दिसंबर
ठीक, 1906 में। ठीक, ये मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। अब आते हैं फिर उसके बाद में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ये कब हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर चौरी चौरा कांड हुआ था। ये कब हुआ था, ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था, 4 फरवरी 1922। फिर आते हैं लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी, ये कब हुई थी, ये लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 17 नवंबर 1928। ठीक, जब ये वहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे थे तब इनके ऊपर लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए 19 नंबर देखिए, तो हाँ सॉरी अभी तो इसको मैच तो किया ही नहीं है, तो सबसे पहले 4 हुआ था, फिर 3 हुआ था, फिर 2 हुआ था, फिर 1 हुआ था। देखो ये तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 4 3 2 1, यही सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए, लिखा हुआ है कौन सी स्पोर्ट पर्सन स्पोर्ट जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है। चलो देखो, साइना नेहवाल, तो साइना नेहवाल क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं कि टेनिस खेलती हैं, आपको तो पता होगा कि क्या खेलती हैं। ठीक, तो आपको ये तो पता ही है कि वो बैडमिंटन खेलती हैं, तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा देखिए, फिर लिखा हुआ है साक्षी मलिक, तो साक्षी मलिक क्या खेलती हैं, क्या टेनिस खेलती हैं, नहीं, साक्षी मलिक तो टेनिस नहीं खेलती हैं। साक्षी मलिक क्या हैं, वो पहलवान हैं। ठीक, चलिए तो यानी कि यही गलत दिखा हुआ है। ठीक, चलो फिर मिताली राज क्रिकेट से, दीपा कुमारी तीरंदाजी। चलिए फिर 20 नंबर, 20 नंबर में क्या है, किसके शासन को मुगल युग का वास्तुकला युग कहा जाता है। देखो ये सबसे ज़्यादा अगर कहा जाएगा जो वास्तुकला युग का जो युग कहा जाता था वो शाहजहाँ के युग को कहा जाता था। किसको, ये शाहजहाँ के। ठीक है, ये कब हुआ था, ये कह सकते हैं कि जो शाहजहाँ था वो 1628 से 1658। ठीक, ये 30 साल के लिए इसने शासन किया था। ठीक, और इसी के जो शासनकाल को है ये वास्तुकला युग भी कहा जाता है। चलो आईएएस का पूर्ण रूप क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत से लोगों को आईएएस तो पता होता है लेकिन उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती है। ठीक, चलिए देखिए जो आईएएस है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, देखो आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो देखिए आपको ये सेकंड ऑप्शन में दिख रहा होगा, जी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इंटेलिजेंट, अच्छा सॉरी वो तो हो ही चुका था क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। ठीक, चलिए ऑस्ट्रेलिया की देखिए जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो हमारी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है लेकिन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है, वो अमेरिकी डॉलर नहीं होता है। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, भारत में जो सभी केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है, तो हमारा राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री उनको लिस्ट देते हैं कि ये मंत्री हैं, फिर उनके बाद में उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। और देखो ये जो हमारा अनुच्छेद 75 होता है उसी में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये अनुच्छेद 75 में दिया है। और प्रधानमंत्री की कहने पे, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे जो है बाकी मंत्रियों की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चलो 24 नंबर है कि कमी से रिकेट्स होता है, किसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी के लिए अगर आपको चाहिए तो आप प्राकृतिक स्रोत से कैसे ले सकते हैं, कुछ नहीं, आपको सुबह सुबह धूप में बैठना है। ठीक है, कह सकते हैं कि सन बाथ लेनी है, आपको विटामिन डी भरपूर मिल जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये कहाँ पे है, ये पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, जो एक मूर्ति बनी हुई है जो हाथ में मसाल लेके खड़ी है वही स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। चलिए फिर आगे देखिए, अब 26 नंबर है। 26 नंबर में हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि देखिए 25-25 के 4 पोर्शन आते हैं इसमें। ठीक, चलिए अब यहाँ से हिंदी है। निम्नलिखित वाक्य में कर्म बताइए। लता ने मुझे पत्र दिखाया, तो इसका कर्म बताना है। कर्म क्या होता है, जो किया जाता है। ठीक है, जो कार्य किया जाता है वही कर्म कहलाता है। तो देखो 26 में जो है इसका जो कर्म बताना है, तो लता ने मुझे चित्र दिखाया, तो उसने क्या दिखाया, उसने चित्र को दिखाया, तो इसका कर्म क्या हो जाएगा, ये चित्र हो जाएगा। ठीक है, जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो काम किया जाता है या जो क्रिया का विषय होता है उसी को हम लोग कर्म कहते हैं। चलिए फिर देखिए 27, भूतकाल के उपभेद किसे कहते हैं।
मतलब उपभेद किए जाते हैं, जो भूतकाल हैं उसके कितने उपभेद होते हैं, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो भूतकाल के जो है 6 उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये पेपर है, पेपर में आपको ऐसे ही मिलता है, ठीक, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए उपभेद इसके जो होते हैं भूतकाल के वो होते हैं सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। ये 7 जो हैं हमारे भूतकाल के उपभेद होते हैं, तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर लिखा हुआ इक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। सबसे पहली बात तो प्रत्यय पता होना चाहिए कि प्रत्यय हमेशा वाक्य के अंत में लगाया जाता है, ठीक, ऐसे करके वाक्य शब्द के अंत में लगाया जाता है। यहाँ पे शब्द होता है और यहाँ पे प्रत्यय होता है, ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारा एक नया शब्द बनता है, ठीक। तो देखिए इसने कहा भूगोल में इक लगाना है, तो आपको भी पता होगा कि भूगोल में इक लगाएंगे तो भौगोलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौगोलिक हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? भौगोलिक हो जाता है। भूगोल प्लस इक होता है तो भौगोलिक हो जाता है। ये हमारा कई बार जो है ये कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर देखिए, उत्तरायण शब्द का विलोम क्या होता है। देखो जैसे कि आपको पता है कि उत्तर क्या होता है? उत्तर, नॉर्थ, और फिर दक्षिणायन मतलब साउथ, तो ऐसा ही उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाता है, ठीक। देखिए पेपर इसका बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, बस क्या होता है कि आपको समझने की देर होती है कि आपको कैसे समझना है इस पेपर को, बस। बाकी पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, ठीक। इसमें टफ खाली एक ही चीज़ आती है, वो होती है मैथ, इसीलिए मैंने कहा मैथ पे फोकस करिए, बाकी मैं आपको मैथ के लिए बिल्कुल साथ रहूँगा। मूल्य दृष्टि का संबंध मुख्यतः है। मूल्य दृष्टि का संबंध किससे है? तो देखो मूल्य दृष्टि का संबंध जो है वो सामाजिक नीतियों से है। किससे है? सामाजिक नीतियों से है। चलिए आगे देखिए, फिर ऊपरी उपचार से अभिप्राय है। ऊपरी उपचार से क्या अभिप्राय है? देखिए सॉरी ऊपरी जो उपचार होता है उसका मतलब होता है कि जैसे डॉक्टर को नहीं दिखाना है, ऐसे ही अपने आप से दवाई ले लेनी है, या ये कह सकते हैं कि कुछ घरेलू नुस्खे जो होते हैं उसको अपना के दवाई ले ली। तो रोग का वो एक तरीके का उपचार ही होता है, जो ऊपरी उपचार है वो रोग का ही एक उपचार होता है, ठीक। चलिए याद रखिएगा, जैसे हम लोग घर पे क्या करते हैं, जुकाम बुखार हो गया, काढ़ा ले लिया, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये सब कह सकते हैं कि ये ऊपरी उपचार के प्रकार हैं। चलिए 32 नंबर देखिए, लिखा हुआ है सामाजिक विषमता का क्या कारण है। तो देखो जो सामाजिक विषमता का जो मेन कारण होता है वो सुविधा, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि में असमानता। ये तो आपको भी पता होगा कि देखिए हर जगह पे, गाँव में देखिए शिक्षा का स्तर कुछ दूसरा है, वहाँ पे सुविधाएं अलग हैं, स्वतंत्रताएं अलग हैं, ठीक। शहरों में शिक्षाएं अलग हैं, सुविधाएं अलग हैं और स्वतंत्रताएं अलग हैं। तो ये असमानता का कारण जो है, यही असमानता का कारण क्या है? सामाजिक विषमता पैदा करता है। इसी की वजह से जो है कास्टिज्म और ये कह सकते हैं कि जो भी जातिवाद और सब कुछ चीज़ें चलती हैं तो इसी की वजह से चलती हैं। चलिए 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। कुल्टा। चलिए कुल्टा का विलोम शब्द देखिए क्या है। लिखा हुआ विधवा, पत्नीव्रता और पवित्रता और कोई नहीं। तो देखो जो कुल्टा का हमको विलोम बताना है, ठीक, तो ये याद रखिएगा, जो कुल्टा होती है वो होती है एक तरीके की बदचलन, ये कह सकते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरलेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसका उल्टा? पत्नीव्रता हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखिए, 34 नंबर है, निम्नलिखित में से सही शब्द चुनना है। मधु मरु मूर्धन्य लिखा है, मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य लिखा है, और ये मूर्धन्य लिखा है। देखो मूर्धन्य होता है, ये इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मूर्धन्य होता है, ठीक। चलिए 35 नंबर देखिए, लिखा हुआ है दिए गए शब्द के लिए एक शब्द बताना, यानी कि एक वन वर्ड में बताना है, ठीक, एक शब्द बताना है। जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है, जिस वाक्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है उसको क्या कहते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने कभी भी इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इसका जवाब कभी नहीं दे पाएंगे और ये आपको 0.25 निगेटिव करके चला जाएगा, ठीक है। देखो जो गद्य और पद्य जिसमें दोनों समावेश होते हैं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों आ जाते हैं, वो चंपू काव्य होता है, चंपू काव्य होता है, ठीक। चलिए 36 नंबर देखिए, दिए गए मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि अशर्फी की लूट और कोयले पर छाप। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? देखो जैसे लिखा हुआ कि अशर्फी की लूट यानी कि बहुत कीमती वस्तु की लूट हो गई, और कोयले पर छाप यानी कि बहुत जो तुच्छ वस्तु होगी उसको बचा के रखना। तो क्या हो जाएगा? देखो अशर्फी की लूट यानी कि मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना, और कोयले पर छाप यानी कि तुच्छ वस्तु की रक्षा करना। तो देखिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है शब्द छह वर्ण, ठीक, क्षत्रिय वाला छह वर्ण किस में से किसके योग से बना है। देखिए अगर आपने मंगल पे कभी टाइपिंग की है तो ये क्वेश्चन तो आपसे कभी गलती नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल की टाइपिंग में जब आप ये शब्द जितने भी संयुक्त वर्ण होते हैं इनको जब बनाते हैं तो क्या होता है कि जब उनको डिलीट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें जैसे कि आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसे ही चलता है, ठीक। और आपको भी पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है आपकी टाइपिंग जो है किस पे चलती है, मंगल पे चलती है। तो देखो यहाँ पे का और शा, ये आधा का और ये षटकोण वाला सा जो है जब ये दोनों चलते हैं मिलके बनते हैं तब ये हमारा क्षत्रिय वाला छा बन जाता है, ठीक। संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? संयुक्त वर्ण वो होते हैं जब दो वर्णों के मेल से जो है एक तीसरा वर्ण बनता है, उसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। 38 निम्न में कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है। देखो कामदेव का पर्याय क्या नहीं हो जाएगा, ठीक। देखो जो सचीपति होता है ये हमारा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। सचीपति किसका होता है? सचीपति ये होता है वज्रधर, वज्रधर। वज्रधर कौन थे? इंद्र, ठीक। तो ये सचीपति हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखिए, पारिजात किसका पर्यायवाची है? सॉरी, पारिजात जो होता है ये हमारा कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, ठीक। चलिए आगे देखिए, मुख्य किसका विलोम है? तो देखो मुख्य जो है, मुख्य का क्या हो जाता है? गौड़। ये किसका विलोम हो जाता है? मुख्य का गौड़। देखिए अगर आप लोगों को इस तरीके से कुछ विलोम शब्द चाहिए हैं तो आप लोग बता दीजिए, उसका वीडियो बना के आपको जो है दे दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट विलोम शब्द होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे, ठीक। उनको याद कर लीजिएगा जो जिससे आपको अगर एक भी विलोम शब्द आता है तो वो आपको फंस जाए पेपर में। चलिए फिर लिखा है अच्छी और अच्छी का सही युग्म अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा, ठीक। तो देखो जो अच्छी होता है छोटी ई की मात्रा वाला तो इसका मतलब होता है आँख, ठीक। और जो इसकी बड़ी ई की मात्रा वाला होता है इसका मतलब होता है आँख वाले, जिस पे लड़के गिर जाते हैं, ठीक। जो मतलब जब जिसकी बहुत अच्छी आंखें होती हैं आँख वाली कह सकता है। तो क्या होता है कि इस तरीके से तो याद रखिएगा, छोटी ई की मात्रा मतलब आँख, बड़ी ई की मात्रा मतलब आँख वाली, ठीक। जो देख ले तो पागल हो जाते हैं लोग, उसके पीछे बिल्कुल पागल हो जाते हैं ऐसे। इसीलिए जो है आँख और आँख वाली, छोटी की मात्रा मतलब आँख, बड़ी की मात्रा मतलब आँख वाली। चलिए 42 नंबर देखिए, निम्न में शुद्ध का चयन करना है। चलिए देखिए शुद्ध का चयन करना है, शुद्ध क्या हो जाएगा? योगी राज लिखा है, योगी राज लिखा है, योगी राजा लिखा है और योगी राजा लिखा है। तो देखो जब योगी राजा होता है तो योगी में हमेशा छोटी की मात्रा लगती है, ठीक। और राज है तो छोटी की मात्रा है तो सिंपल सी बात है योगी राज, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। देखिए बाहर कुछ आवाज़ आ रही है क्योंकि आज दिन में रिकॉर्डिंग हो रही है, तबीयत ख़राब है इसलिए रात में रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए ये जो कुछ आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी बैकग्राउंड में, देखिए ये इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि दिन का टाइम है और देखिए ये इनके धंधे का भी टाइम है, तो मैं इनको मना भी नहीं कर सकता कि भाई आवाज़ मत करिए, ठीक। ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं रिकॉर्डिंग दिन में कर रहा हूँ तो मैं इनको नहीं मना कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए आप उनको अवॉइड कीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से एक पद में संधि व समास दोनों हैं, उसका चयन करो। संधि और समास दोनों हैं उसका हमको बताना है, ठीक। देखिए चलिए देखिए यहाँ पे है कि दिन रात, दिन और रात होता है, ठीक है। इसमें अगर ऐसे लिखा होना चाहिए था दिन रात, ठीक। ये डैश लगा होता है बीच में तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये द्वंद्व हो जाता है। पंचवटी तो ये 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये द्विगु समास है। चंद्रमा, चंद्रमा में कौन सा समास होगा? चलिए वो देखते हैं। चलिए देखिए फिर रामानुज, देखो जो रामानुज है यानी कि राम का अनुज, तो का शब्द आया, ये हमारा कारक होता है और कारक में कौन से आते हैं? तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक। तो ये तो हमारा जो है समास हो गया। अब आते हैं संधि की बात। अगर हम रामानुज को तोड़ेंगे तो देखो राम प्लस अनुज हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? जैसे राम प्लस अनुज, तो जो राम प्लस अनुज होगा देखिए इधर भी छोटा आ और इधर भी छोटा आ, तो यानी कि छोटा आ प्लस छोटा आ, जब ये मिलते हैं तब क्या बनता है? बड़ा आ। और ये बड़ा आ किस में आता है? ये दीर्घ संधि में आता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रामानुज है इसमें समास और संधि दोनों हैं। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है त्रिलोचन में कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में सही समास, ठीक। देखिए त्रिलोचन, लोचन मतलब होता है आँख और त्रि मतलब होता है 3, तो 3 आँख वाले, जो 3 आँख वाले होते हैं वो कौन होते हैं? तो आपको पता होगा कि 3 आँख वाले कौन है? एक ही हैं हमारे, वो कौन है?
शंकर जी। ठीक, तो जब भी कभी कोई जो भी हमारा कभी तीसरी चीज को इंगित करता है उसमें हमेशा बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें लग जाए अर्थात, यानी कि त्रिलोचन, तो त्रिलोचन 3 आंख वाले अर्थात शंकर जी, तब क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, दिगु में क्या होता है, दिगु में हमारा हमेशा संख्या आती है, क्या आती है, संख्या आती है। तत्पुरुष समास में कारक आते हैं। ठीक, याद रखिएगा, तत्पुरुष समास में कारक आते हैं। बहुब्रीहि समास में हमेशा 2 पद मिलकर एक तीसरे पद की रचना करते हैं, जो किसी तीसरे इंसान को, तीसरी चीज को, या किसी भी तीसरी चीज को वो है इंगित करता है। चलिए, धर्म प्राण का विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक, चलिए देखिए, जो धर्म प्राण का विग्रह है इसका मतलब होता है धर्म ही प्राण है जिनके लिए। ठीक, चलिए ये हो जाता है। ठीक, इसका मतलब विग्रह जब करेंगे तो ये धर्म ही है प्राण जिनके, इसका अर्थ ये हो जाता है कि धर्म प्राण का धर्म ही है प्राण जिनके। तो देखिए, धर्म और प्राण ये तो हो नहीं सकता, धर्म प्राण, धर्म और प्राण, ज्यों धर्म के से भीरू हो वह, ये भी नहीं। चलिए चौथा ऑप्शन, यानी कि चौथे, इनमें 4 ही ऑप्शन होते हैं तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्म ही है प्राण जिनके वह, तो ये बिल्कुल धर्म प्राण इनके लिए सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देखिए, राजपुताना में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। देखो, अब मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय हमेशा क्या होता है, वो पीछे आता है, और राजपुत तो राजपूत हो जाएगा, और आना, तो इसके लिए जो पीछे का जो शब्द हो जाएगा प्रत्यय, वो क्या आ जाएगा, वो आना आ जाएगा। ठीक, चलिए 47 नंबर देखिए, 47 में अहोरात्र शब्द में संधि विच्छेद निम्नलिखित में से चुनिए। तो देखो, अहोरात्र, अब इसमें से हमको संधि विच्छेद चुनना है, और संधि विच्छेद के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। ठीक, देखो इसमें जो अहोरात्र है इसका मतलब हो जाएगा अहन प्लस रात्र, यानी कि आहा प्लस आधा, मतलब आहा के आहा और ना आधा बनता है, फिर रात्र, तो ये बन जाती है, जब ये मिलके बनता है तो ये अहोरात्र हो जाता है। ठीक, और ये क्या है, ये हमारी व्यंजन संधि है, याद रखिएगा। व्यंजन संधि के लिए मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप वीडियो उसको देख सकते हैं, उस पर जब जाएंगे तो आपको वीडियो देखने को मिलेगा और आप उससे बहुत अच्छे से तीनों संधियों को समझ सकते हैं। ठीक, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीनों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाई गई है। दिए गए विग्रह में उचित समास का चयन कीजिए। भारत का रत्न। ठीक, अब देखिए, भारत का रत्न, देखिए जब का शब्द आया तो आपको पता होगा कि तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास तो होगा, ये तो पता चल गया कि का शब्द लगा है, का शब्द क्या होता है, हमारा कारक होता है, और तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, अब जब तत्पुरुष समास तो हो गया, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे तत्पुरुष दे रखे हैं, तो संबंध याद रखिएगा कि जब भी कभी का, की, के, को जब आता है, ठीक, का, के, की, तो इनके लिए संबंध कारक होता है। ठीक, तो इतना तो समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, बहुत कस के इस समय जो है फीवर और कोल्ड हो रखा है मुझे, जिसकी वजह से मैं रात में जो है जग नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। अब जाके थोड़ी दवाई वाई ली है तब रिलैक्स हुआ हूँ थोड़ा सा, इसलिए आज दिन में ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिससे आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए देखिए 49 नंबर देखिए, वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित व्याकरणिक परिचय छांटिए। ठीक, चलिए देखिए, मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। देखिए यहाँ पे ये जो मतलब उन्होंने कहा है ना कि रेखांकित शब्द, तो रेखांकित शब्द हमारा ये साल के नीचे रेखा है। ठीक, तो इसने पूछा है कि मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था, तो इसमें जो रेखांकित शब्द है ये किस तरीके का व्याकरणिक परिचय देता है। तो देखो, जो साल है, सबसे पहली बात तो वो जातिवाचक संज्ञा है। कैसे जातिवाचक संज्ञा है, देखो जातिवाचक संज्ञा इसलिए भी है क्योंकि क्या होता है कि जो साल है वो पूरे जो है मतलब पूरे वर्षों के विषय में बताया रहा, वर्ष के विषय में बताया जा रहा, तो इसलिए वो जाति हो जाएगा। ठीक, और दूसरा उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसने बताया कि जातिवाचक उसे एक तो होगा नहीं, बाकी सभी ऑप्शन में जो है 3-3 चीजें दे रखी हैं, तो पहला तो उसका जातिवाचक हो जाएगा। फिर आता है पुल्लिंग। देखो पुल्लिंग एक वचन, साल शब्द जो है साल होता है, ना कि साल होती है। कभी आपने सुना कि साल खत्म हो गई, साल खत्म हो गया, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। अब आता है कि ये एक वचन है, बहुवचन है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। तो देखिए इतना तो पता चलेगा कि जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है, ये सभी में आपको दिख रहा है। मतलब 2 व्यक्तिवाचक हैं, 2 जातिवाचक हैं, तो जो जातिवाचक हैं एक बहुवचन वाला बचा है, एक एक वचन वाला। तो अब देखो ये जो साल होता है, ठीक, साल होता है एक वचन और सालों होता है तो बहुवचन हो जाएगा।
ठीक, तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। काव्यांश पंक्ति में कौन सा रस है? चलिए देखिए इसमें कौन सा रस है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए इसको गलतियां मत कीजिएगा। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है ये। सॉरी, लिखा हुआ बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहीन हंसे, देन कहे नट जाए। देखिए इसमें कौन सा जो है रस आता है? तो देखो जो इसमें रस आता है वो, एक सेकेंड रुकिएगा जरा, सॉरी जरा कुछ डिस्टरबेंस हो गया था। ठीक, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहीन हंसे, दैन कह नट जाए। तो देखो इसमें जो है संयोग रस होता है। इसमें क्या होता है कि जो नायक अपनी नायिका से मिलने के लिए जो है स्थिति को बता रहा है, ठीक, इसलिए इसमें संयोग रस हो जाता है। देखो इसके दो ही भेद होते हैं, कौन सा? एक संयोग और वियोग, और जो इसका स्थायी भाव होता है वो रति होता है। क्या होता है? रति। ठीक, चलिए फिर देखिए यहाँ पे हमको ये दे रखा है, आगे इंग्लिश स्टार्ट हो गई। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बोकस विच इज मेंशन्ड इन बोल्ड। ठीक, अब देखिए इसको बोल्ड को ढूंढते हैं, पहले कहाँ कहाँ पे है वो आपको बता देते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है पप्पी वॉज consistently disappointed by the programs she saw on TV which were dominated by vocus। ये देखिए लिखा हुआ है vocus। ठीक, रियलिटी शो एंड सिटकम्स आफ्टर ईयर ऑफ सफरिंग दो such empty entertainment she finally cancelled her satellite TV subscription, रेटिंग टू बुक्स एंड ओकेजनल वेल व्यूड फिल्म। तो देखो इसका जो मतलब होता है, ठीक, बिल्कुल खाली होता है। क्या होता है? वोकस का मतलब होता है बिल्कुल खाली। यह कह सकते हैं कि जो अपनी बुद्धि नहीं दिखाता है, डल होता है, डम होता है, बिल्कुल उस तरीके से इसको खाली कह सकते हैं। तो देखो इसमें जो वोकस का पूछा था, सिनोनियम पूछा था कि एंटोनियम पूछा था? सिनोनियम। ठीक, तो जो वोकस, ये जो वोकस जिसके नीचे अंडरलाइन है, तो इस वोकस का मतलब हो जाएगा खाली, यानी कि इम्पटी हो जाएगा। ठीक, तो वोकस का मतलब ये भी होता है एक तरीके का बिना किसी अर्थ या उद्देश्य के, तो इसका मतलब ये इम्पटी, इसके लिए वोकस का सिनोनियम सही हो जाएगा। ठीक, 52 नंबर लिखा है आई एम टीचिंग हाउ टू प्ले द पियानो। चलिए आई एम टीचिंग, फिर खाली जगह हाउ टू प्ले पियानो। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग किसको? माई सेल्फ। आई एम टीचिंग माई सेल्फ हाउ टू प्ले पियानो, तो इसमें माई सेल्फ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगी। चलिए 53 नंबर देखिए। ठीक, अब पूरा क्वेश्चन एक बार में स्क्रीन पे आ गया है। लिखा हुआ है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। लिखा हुआ है पॉपुलेशन मिडिल क्लास इंक्रीजिंग इज कोस्ट लाइन्स अलोंग। चलिए देखिए इसमें जो लिखा हुआ है कि इसको हमको रीअरेंज करना है, तो देखो रीअरेंज करने के लिए आपको पता है कि ये सारी चीजें जो हैं, ये अरेंज लाइन मतलब ये हमारा अरेंज नहीं है, तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा? मिडिल क्लास। ठीक, मिडिल क्लास, उसके बाद क्या आ सकता है? फिर मिडिल क्लास के बाद पॉपुलेशन ही सही दिखाई दे रहा है। मिडिल क्लास पॉपुलेशन इंक्रीजिंग अलोंग, मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग कोस्ट लाइन्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। देखिए ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? पहले आएगा मिडिल क्लास, फिर पॉपुलेशन आएगा, फिर इंक्रीजिंग आएगा। ठीक, फिर उसके बाद में जो है इज इंक्रीजिंग, फिर अलोंग आ जाएगा, फिर कोस्ट लाइन, सबसे लास्ट में कोस्ट लाइन आएगा। ठीक, चलिए देखिए ये किस में दिख रहा है? ये देखिए बी में दिख रहा है मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग कोस्ट लाइन। ठीक, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 54 लिखा हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स सुइटेबल प्रीपोजिशन। चलिए देखिए लिखा हुआ है ऑल द चिल्ड्रंस इन द क्लास आई फाइंड सुषमा टू बी द मोस्ट अटेंटिव। देखो इसमें क्या आएगा? एमंग आएगा, बिटवीन आएगा, बियॉन्ड आएगा, इनटू आएगा। ठीक,
देखो दो चीजें होती हैं, बिटवीन और एमंग। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें ऐसी हैं जो फिल हो सकती हैं, ठीक है। बियॉन्ड और इनटू तो यहाँ के लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको देखो प्रीपोजिशन की बात कर रहा है। तो देखो एमंग, एमंग भी एक से अधिक के लिए यूज किया जाता है और बिटवीन भी। लेकिन बिटवीन क्या होता है, जब दो चीजें ही होती हैं तो उनके बीच में कंपेरिजन करना होता है, या दो चीजों के बीच में डिवाइड करना होता है, या दो ही चीजें होनी चाहिए तो बिटवीन यूज करते हैं। और दो से अधिक हैं, या ये कह सकते हैं कि एक से अधिक है तो एमंग भी आ सकता है, ठीक है। चाहे वो दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, जैसे, ठीक। तो जब ज्यादा लोगों के बीच में डिवाइडेबल होता है तब एमंग यूज किया जाता है। बाकी आप याद रखिएगा कि बिटवीन का मतलब सिर्फ दो में है, लेकिन ये कब तीन लोगों के बीच में यूज किया जा सकता है, जैसे ट्रायो सीरीज बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, तब वहां पे बिटवीन यूज किया जाता है, ठीक। तब वहां पे इट बिटवीन यूज किया जा सकता है, तब एमंग नहीं होगा। एमंग नहीं हो सकता कि ट्रायो सीरीज स्टार्टेड एमंग बिटवीन, मतलब एमंग इंडिया, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, तब नहीं हो सकता, तब बिटवीन ही यूज किया जाएगा, ठीक है। देखिए इसके रूल्स हैं, आप जब रूल्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने बता दिया, कभी भी दो ही चीजें लेनी हो तो बिटवीन नहीं कीजिएगा, दो से ज्यादा या एक से भी ज्यादा हो तब वहां पे एमंग। जब इन दोनों के दो ही लोगों की बात की जाती है, याद रखिएगा, जब सिर्फ दो ही लोग होंगे तब बिटवीन का तो यूज करना ही करना आपको है। चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि अब ये हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन मिला हुआ है। चलिए देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है मरियम सेड आई वांट टू हैव सम। चलिए आगे देखिए, आई वांट टू हैव सम मोर कुकीज, क्या है, सम मोर कुकीज। तो देखो क्या हो जाएगा, मरियम सैड, तो मरियम सैड हो जाएगा, दैट, फिर दैट लग जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो लिखा था सी वांटेड, तो वहां पे वांट लिखा था, तो देखो वांट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सी वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज। ये आपको देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, मरियम सैड, दैट ही नहीं है इसमें तो ऐसे ही काट दीजिए। मरियम टोल्ड है तो टोल्ड से अभी मतलब नहीं है, मरियम टोल्ड ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचा कौन सा, मरियम सैड दैट सी वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देखिए, 56 नंबर में क्या, फिल इन दी ब्लैंक्स, सुइटेबल कंजक्शन भरना है यहाँ पे। यू विल फॉल इल, यू डोंट कवर योरसेल्फ प्रॉपरली इन दिस ट्राइबल वेदर, टेरिबल वेदर। तो देखिए इसमें जो कंजक्शन भरना है, तो देखिए कंजक्शन एंड, इफ, दैट, आफ्टर, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ यू विल फॉल इल इफ यू डोंट कवर, तुम बीमार हो जाओगे अगर तुम कवर नहीं करोगे सही तरीके से इस भयानक मौसम में, ठीक। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इफ यहाँ पे कंजक्शन फिट बैठ जाएगा। चलिए फिल इन दी ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मोडल। तो देखिए यहाँ पे एप्रोप्रिएट मोडल भरना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट, फिर खाली जगह विन अ स्कॉलरशिप, ही इज वर्किंग हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, सो दैट, तो वो ही विल विन अ स्क्वायर, ही यहाँ पे खाली जगह में विल, मे, वुड, शुड, ऑट, तो क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे वो बहुत हार्ड मेहनत कर रहा है और शायद वो स्कॉलरशिप जीत जाए, तो शायद आएगा, तो मे, दैट ही मे विन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, मे, ठीक। तो यहाँ पे मे इसके लिए सही। देखिए शुड और वुड इसलिए नहीं आ सकते थे क्योंकि यहाँ की संभावना जताई जा रही है, तो वो उसको ऐसा लगता है कि अगर वो मेहनत इतनी कर रहा है तो जीत जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मे शब्द बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, इट वॉज 10:15 वी द न्यूज ऑन टेलीविजन। चलिए देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं। इट वॉज 10:15 यानी कि 10:15 हो गए हैं। वी द न्यूज ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पे न्यूज की बात कर रहे हैं 10:15 के बाद की बात। चलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर वॉचिंग, क्योंकि वो 10:15 हो गए हैं, अब वो इट वाज क्या हो जाएगा, वर वॉचिंग, तो यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर देखिए, 59 नंबर में लिखा है विद स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव चूज द करेक्ट इंटेंसिफायर टू फिल द गिवन ब्लैंक। चलिए क्या है, हाउ वाज योर एग्जाम, नॉट गुड, इट वाज डिफिकल्ट। अब हमको यहाँ पे भरना है कि क्या आएगा, ठीक। नॉट गुड, इट वाज, ये यहाँ पे डैश नहीं है, याद रखिएगा ये वाज और डिफिकल्ट के बीच में यहाँ पे ऐसे करके डैश है, इसमें क्या भरना पड़ेगा, तो ठीक है वाज और डिफिकल्ट के बीच में बताना है कि क्या आएगा, इट वाज रियली डिफिकल्ट, ठीक है।
डेंजरसली, डेंजरसली जो है नहीं हो सकता है, बिटरली नहीं हो सकता है, पुअरली नहीं हो सकता है, रियरली बिल्कुल, रियली बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि वास्तव में बहुत कठिन था। ही वॉज योर, हाउ वॉज योर एग्जाम, तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ, नॉट गुड, नहीं अच्छा हुआ, इट वॉज रियली डिफिकल्ट, वास्तव में यह बहुत कठिन था, तो इसलिए यहाँ पे रियली बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 60 नंबर देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ फ्रेजल वर्ब। फिर व्हेन आर यू गोइंग टू दोज डेकोरेशंस, द वेडिंग वाज 2 वीक एगो। व्हेन आर यू गोइंग टू, देखो अब दोज डेकोरेशंस, ठीक है, तो उनको बात कर रहा है बुलाने की या उनके बारे में, डेकोरेशंस के जो, क्योंकि 2 सप्ताह ही बचे हैं किसको, शादी को। तो देखिए यहाँ पे जो है बिल्कुल सही शब्द क्या हो जाएगा, व्हेन आर यू गोइंग टू टेक डाउन। टेक डाउन, देखिए ये जो जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, टेक डाउन, कॉल ऑफ, रीड आउट, ब्रिंग अबाउट, ये सारी की सारी हमारी फ्रेजल वर्ब है। और देखो जो इसमें टेक डाउन लिखा है, इसका मतलब होता है विघटित करें, यानी कि विघटित करें, और एक क्या होता है कि इसका एक दूसरा भी मतलब होता है रिमूव अ स्ट्रक्चर। क्या होता है, रिमूव अ स्ट्रक्चर। तो इसलिए ये बिल्कुल टेक डाउन यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर देखिए, विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंचुएशन। क्या हो जाएगा, सारा स्टडिंग जर्मन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर। ठीक है, चलिए देखिए आगे 61 नंबर में, क्योंकि अभी तो एक ऑप्शन देखा है। चलिए फिर लिखा हुआ है बी में, सारा इज स्टडिंग जर्मन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर। ठीक, सारा इज स्टडिंग जर्मन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर। ठीक, सारा इज स्टडिंग जर्मन, फिजिक्स, केमिस्ट्री दिस ईयर। देखिए मेन चीज है यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि किस कॉमे का, मतलब किस तरीके के यहाँ पे कॉमा यूज किया जा सकता है, फुल स्टॉप यूज किया जा सकता है, या क्या यूज किया जाएगा। ठीक, हमको ये पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जर्मन एक लैंग्वेज है, फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे उसके जर्मन एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सारा इज स्टडिंग जर्मन, फिर उसके बाद देखिए कॉमा बिल्कुल सही है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस जो है ये हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा रेशियो साइन लगा, ये हो नहीं सकता, यहाँ पे कोई भी आपको कॉमा या कुछ भी दे ही नहीं रहे हैं, पहले वाले में भी यही प्रॉब्लम थी। ठीक, चलिए फिर देखिए 62 नंबर क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है ऑफ द बेड वेदर देयर वाज अ लार्ज क्राउड एट द मैच। ठीक, लिखा हुआ है डिस्पाइट, इवन दो, इन स्पाइट, ऑल दो। ठीक, देखो यहाँ पे जब उसने कहा है कि ऑफ द बेड वेदर देयर वाज अ लार्ज क्राउड एट द मैच। ठीक, तो देखो यहाँ पे इसका मतलब वो कह रहा है इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर, इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर देयर वाज अ लार्ज क्राउड एट द मैच। तो यहाँ पे इन स्पाइट इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे देखिए, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द गिवन ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फ्रेज। फ्रेज से भरना है, आई फिर खाली जगह ईट मीट बट आई बिकम अ वेजिटेरियन 5 years एगो। इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने पहले मीट खा रखा है, लेकिन अब 5 साल से मैं वेजिटेरियन हूं, वो ये कहना चाह रहा है। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखो आई यूज्ड टू ईट मीट, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि आई यूज्ड टू ईट मीट बट आई बिकम अ वेजिटेरियन 5 years एगो। मैं पहले मीट खाता था बट अब 5 साल, पिछले 5 साल से मैं वेजिटेरियन हूं। चलिए फिर देखिए 64 नंबर, 64 नंबर में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करेक्ट ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ है ही वॉन अ अवार्ड बिकॉज ही हैड सेव्ड समवन ड्रॉइंग। ठीक, ड्रॉ माने डूबना होता है, ड्रॉइंग लिखा हुआ है। ठीक, ही वॉन अ अवार्ड, एन अवार्ड बिकॉज ही हैड सेव्ड समवन ड्रॉइंग। तो ड्राइंग, डूबने से बचाया, तो से के लिए क्या आ जाएगा, तो से के लिए फ्रॉम। ठीक, याद रखिएगा से के लिए फ्रॉम। उसने क्या किया था, उसने दूसरे को डूबने से बचाया था, तो इसलिए उसे जो है अवार्ड मिला था। 65 नंबर देखिए, लिखा कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्लूरल काउंट नाउन आर वेरी एक्सपेंसिव। क्या एक्सपेंसिव होता है, कंप्यूटर, कंप्यूटरेज, कंप्यूटरीज या कंप्यूटर्स। तो उसने कहा कि
आर वेरी एक्सपेंसिव। तो देखिए सिंपल सी बात आपको पता है कि जब आर लगा है तो यहाँ पे प्लूरल शब्द आना चाहिए, सिंगुलर तो आ नहीं सकता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का प्लूरल क्या होता है, तो कंप्यूटर का प्लूरल क्या हो जाएगा, कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। देखिए अभी तक आपने देखा होगा कि इंग्लिश और हिंदी और जीएस इतनी टफ नहीं आती कि आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट ना कर पाए। हाँ मैथ जरूर टफ आती है, ये आप अभी जब पीछे आगे करेंगे तब देखिएगा। चलिए 66 नंबर देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग ए एंड द और या ये डैश इफ एन आर्टिकल, कोई अगर यहाँ पे आर्टिकल यूज होता है इज नॉट रिक्वायर्ड मार्क देन डी हमको लेना पड़ेगा, यानी कि ये वाला डी सही लेना अगर इसमें कुछ नहीं आ पाता। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, तो यहाँ पे देखिए क्या सही हो जाएगा कि आई लाइक लिसनिंग टू अ म्यूजिक। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसको कोई एक म्यूजिक, एन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये हमारा जो है कांस्टेंट से स्टार्ट हुआ है। अगर जो है हमारा ये कांस्टेंट से ना स्टार्ट हुआ होता, ठीक, तो हमारा क्या होता, अगर ये वॉवेल्स होता तो एन आ सकता था, तो यहां से एन तो बिल्कुल ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर आते हैं अब दा पे, आई लाइक लिसनिंग टू द म्यूजिक, उसने टू द म्यूजिक, जब वो म्यूजिक सुनता है तो वो पसंद करता है, वो म्यूजिक सुनना पसंद करता है, यहां पे बात ये हो जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 लिखा हुआ है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग वर्ड कॉन्फिडेंट। ठीक, चलिए देखिए कॉन्फिडेंट मतलब कौन, तो देखिए कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि जो अपनी क्षमता है उसके बारे में एक मतलब निश्चिंत होना, निश्चिंत होना कि मतलब ये तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना आता है, मैं कर लूंगा, ये होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, जैसे अपनी योजनाएं होती हैं या अपनी जो भी चीजें सोच रखी हैं उनके ऊपर बिल्कुल भविष्य पर मतलब उस पर भरोसा रखना, ये होता है कॉन्फिडेंस। तो अब देखिए इसके बारे में उसने क्या कहा है कि अपोजिट बताना है। ठीक, तो देखो कैलवस लिखा है, रिजर्व्ड लिखा है। चलिए आगे देखिए, बोल्ड लिखा हुआ है और डिफिडेंट लिखा हुआ है। ठीक, तो देखो जो हमारा सॉरी जो कॉन्फिडेंट होता है उसका मतलब होता है कि जब अपनी योजनाओं पे मतलब निश्चिंत होना या उन पे भरोसा रखना, और ये जो डिफिडेंट होता है ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाता है, इसका मतलब होता है शर्मीली और अपनी क्षमताओं पे बिल्कुल आश्वस्त नहीं होना। तो डिफिडेंट जो हो जाता है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका अपोजिट यही हो जाएगा, कॉन्फिडेंट का डिफिडेंट हो जाता है। चलिए 68 देखिए, चूज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड ग्राफिक। ठीक, अब देखिए ग्राफिक मतलब क्या होता है, देखो ग्राफिक मतलब होता है बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली, ये कह सकते हैं कि बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली, ये इसका मतलब होता है। और हमको इसको क्या बताना है, एक्सप्रेस टू द मीनिंग इन गिवन, बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि लगभग इससे मिलता हुआ, जो इसके बिल्कुल नजदीक हो, हमको वो आंसर देना है। ठीक, तो देखो जो ग्राफिक होता है इसका बिल्कुल नजदीक अगर देखा जाएगा तो पिक्टोरियल हो जाता है। ठीक, जो पिक्टोरियल होता है तो वो हो जाता है पिक्टोरियल, तो इसके लिए ग्राफिक का पिक्टोरियल बिल्कुल नजदीक हो जाए, क्योंकि देखिए ये कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड शब्द है, तो इससे इसीलिए उसको वहीं से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखो यहाँ पे कमेटी, कमेटी की ही सारी स्पेलिंग दे रखी है। देखिए ये स्पेलिंग जो है बहुत बार पूछी जा चुकी है, पहले एसएससी में पहले बहुत आती थी, एसएससी की फेवरेट थी, फिर अब एसएससी ने तो इसको चेंज कर दिया, अब नहीं एसएससी इसको पूछती है। तो देखिए इसकी स्पेलिंग होती है CO, फिर देखिए याद रखिए डबल M बनता है, फिर I आएगा, फिर डबल T बनेगा और डबल E, ये याद रखिएगा, इसमें डबल M डबल T डबल E आता है। तो इसकी कमेटी की स्पेलिंग सही क्या हो जाएगी, ये। ठीक, चलिए, विच ऑफ द ऑप्शन 1 2 3 गिवन बिलो द सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड, टाइप द अंडरलाइन टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज मार्क। चलिए आगे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, चलिए देखिए अगर यहाँ पे जब कुछ नहीं सही होगा तो मार्क डी आंसर हो जाएगा, लेकिन पहले देखते हैं कि अंडरलाइन कहाँ पे, अंडरलाइन है इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड। ठीक, यहाँ तक हमारा जो है अंडरलाइन है, तो हमको अंडरलाइन टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, इसको ग्रामेटिकली करेक्ट बनाना है। चलिए लिखा है, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। ठीक, आगे देखिए, आगे अगर वुड नॉट हैव यानी कि आगे अगर यहाँ पे वुड और हैव आया है तो हम लोग यहाँ पे जो है इसके लिए, ठीक, तो जब यहाँ पे वुड आया है और हैव आया है तो यहाँ पे पास्ट में जाना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, इफ आई हैड, क्या हो जाएगा, इफ आई हैड रियलाइज्ड द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। देखिए इसका जो फॉर्मेट होता है वो यही होता है कि हैड
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर दूसरा वाला सब्जेक्ट आता है, फिर प्लस आता है, फिर वुड, नॉट या हैव, जो नॉट है तो अगर नॉट, नहीं तो हैव, ठीक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका बिल्कुल पैटर्न होता है। क्या होता है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, फिर कॉमा कह सकते हैं, और फिर ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट आ जाता है जो दूसरा सब्जेक्ट होता है, प्लस वुड होता है, ठीक, प्लस क्या होता है? प्लस हैव होता है, ठीक, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इसका जो है फॉर्मेट होता है। तो इसमें देखिए इफ आई हैड, ठीक, तो जब यहां पे कह रहा है इफ आई हैड रियलाइज्ड, तो देखिए यहां पे आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन। ये इसमें मैंने आपको इफ तो बताया नहीं है, इफ तो नहीं आता है, ठीक, तो हैड से स्टार्ट होता है, ये याद रखिएगा। देखिए इन केस आई वुड हैव, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, मैंने क्या बताया? हैड से स्टार्ट होता है। तो देखिए ये तीसरा वाला ऑप्शन हैड से स्टार्ट हो रहा है, हैड आई रियलाइज्ड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गिव वन वर्ड फॉर अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। देखिए जब कोई पर्सन अपनी लाइफ के बारे में अपने आप से लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसके लिए ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर देखिए, 72 नंबर में क्या हो जाएगा? फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडमेटिक्स एक्सप्रेशन, ठीक, क्या हो जाएगा? टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, एक ही पत्थर से दो वर्ड्स मारना, ठीक, तो इसके लिए बिल्कुल सही क्या हो जाता है? देखिए तो क्या हो जाता है? एक ही पत्थर से जब दो वर्ड को मार रहा हो तो इसका मतलब है कि आपने क्या किया कि दो एम को प्राप्त कर लिया एक ही एफर्ट में। तो देखिए अचीव टू एम्स विद अ सिंगल एफर्ट। चलिए फिर 73 नंबर देखिए, फिर लिखा हुआ है डायरेक्शन विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस टेक्स्ट। चलिए टेक्स्ट में देखिए क्या यूज किया गया है। लिखा हुआ है एल्डरली अमेरिकन लेडीज लीनिंग ऑन देयर केन्स लिस्टेड टुवर्ड मी लाइक टॉवर्स ऑफ पीसा, ठीक, चलिए क्या इसका आंसर हो जाएगा? ठीक, ये स्माइली हो जाता है, एल्डर लेडीज लीनिंग ऑन देयर केन्स लिस्टेड टुवर्ड्स लाइक अमेरिका ऑफ लाइक टॉवर ऑफ पीसा। तो ये इसके लिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब व्हिच सूट द सेंटेंस। चलिए देखिए, फ्लिक्स कुक्स द ऑफ ऑल हाउसमेट एंड ऑफन मेक डिनर फॉर एवरीवन। देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से ये यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आ गया है, शायद इंटरप्रेस हो गया होगा। चलिए कोई नहीं, फ्लिक्स कुक्स द ऑफ ऑल माई हाउसमेट एंड ही ऑफन मेक्स, क्या हो जाता है? फिलिक्स कुक्स द, देखिए क्या सही हो सकता है कि वेल, बेटर, बेस्ट, गुड। तो देखिए क्या सही हो जाएगा? तो फिलिक्स कुक्स द बेस्ट ऑफ ऑल हाउसमेट, यानी कि वो देखिए यहाँ पे तुलना हो रही है सभी घर वालों से, तो जब तुलना होती है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो बेस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लेक्स कुक्स द बेस्ट ऑफ ऑल हाउसमेट एंड ही ऑफन मेक्स। चलिए 55 नंबर देखिए, 55 नंबर क्या हो जाएगा? कंप्लीट द पैटर्न एनालॉग, ड्रामा ड्रामेटिक होता है, एरोमा तो एरोमा के लिए एरोमेटिक हो जाएगा। ये तो एक तरीके से रीजनिंग हो गया, ठीक। देखिए अब हम लोगों ने क्या किया है, देखिए 75 क्वेश्चन कर लिए जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और जीएस कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब ये देखिए कि अगर यहाँ पे मैथ करते हैं तो देखिए मैथ करने के लिए मिनिमम आपको आधा घंटा चाहिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन है तो देखिए उसमें किसी किसी क्वेश्चन में आपको 1 मिनट भी लगेगा, किसी क्वेश्चन में आपको 15 से 20 सेकंड में ही हो जाएगा, ठीक। तो कम से कम नहीं तो उसके लिए आपको 25 से 30 मिनट चाहिए। तो इसलिए देखिए उसको मैथ का वीडियो आपको इसके जस्ट बाद तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग इसको देखिए, तुरंत आप लोग मैथ का भी वीडियो देखिए, क्योंकि देखिए इस पेपर में मेन चीज जो होती है वो मैथ है, ठीक। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ये पेपर निकालना है तो देखिए ये 3 चीजें तो आपकी ठीक है, आपको यहाँ से प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, आप उससे तैयार कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी नज़रों के सामने से निकलते जाएंगे आपको ये चीज़ें तो तैयार हो जाएंगी, ये 3 चीज़ें तो तैयार हो जाएंगी। फिर मेन चीज़ आती है कि मैथ की, मैथ कैसे तैयार होगी। तो देखिए मैथ को तैयार करने का सबसे अच्छा एक ही तरीका है कि आपको जितने भी मेथड मिलते रहें आप वो सब ऑब्जर्व करते रहिए और मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो इसलिए आपको मैथ के जो 25 क्वेश्चन हैं ये आपको इसके जस्ट तुरंत बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप वो भी देखिए, मैथ वहां से सीखिए। क्योंकि देखिए इसकी मैथ इतनी इजी नहीं आती है, इसमें हर तरीके की पूरे इंटर लेवल की पूरी मैथ पूछते हैं, ठीक। तो आप इसको विशेष
तौर से देखिएगा, क्योंकि मैथ अगर गड़बड़ हो गई तो ये मान के चलिए कि इसमें 75 से 80 के बीच में मेरिट जाती है, आपको लाना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद आपको जो है मैथ की क्लास मिलती है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।